बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जनरल इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? तो सिंपल आप ये याद रखें कि ऐसी चीज़ें जो कि बहुत स्लो स्पीड के साथ मूव करती हैं, जैसे कि गाड़ियाँ होगी, बाइक्स होगी, ये सारे के सारे जो कि नॉर्मल लाइफ में हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारे के सारे स्लो स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। उनका मास, उनकी लेंथ, उनका मोमेंटम, ये सारे की सारी चीज़ें, ये ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, वो हम सिंपल क्लासिकल के लॉज को अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि न्यूटन लॉज की मदद से ये क्वांटिटीज हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब ये चीज़ें या ऐसी बॉडीज जो कि बहुत स्पीड के साथ मूव कर रही हो, इतनी स्पीड कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो नहीं लेकिन उसके कंपेरेबल मूव कर रही हो, तो तब हम मास, लेंथ, मोमेंटम या इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटीज कैसे बताएंगे? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है ऐसी डिस्क्रिप्शन के लिए कि जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे हों। तो ऐसी सूरत हाल में हम रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं। रिलेटिविटी की जो पहली बार थ्योरी थी वो 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने पेश की, और उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यानी कि उसने सिर्फ सोचा, सोच के तो उसने एक थ्योरी पेश की। उसने क्या सोचा कि फर्ज कर लें कि एक लाइट मूव कर रही है और एक ऑब्जर्वर है जो कि लाइट के साथ साथ मूव कर रहा है, दोनों की रफ्तार सेम है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन किया तो वो दोनों सेम रफ्तार के साथ मूव कर रहे हैं। तो उस ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट के अंदर कुछ इस तरह का वेव पैटर्न नजर आ रहा था, जैसे कि अगर आप यूं करें कि एक रस्सी लें और उसके दोनों साइड्स को मजबूती से बांध दें और उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर दें, तो उस डिस्टरबेंस की वजह से जो वेव्स क्रिएट हो रही होंगी, वो वाली वेव्स और जो कि लाइट के अंदर वेव नजर आ रही थी, वो दोनों का वेव पैटर्न सेम था। तो वहां से ये आइडिया लगाया गया कि जो लाइट है वो हकीकत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो ये दोनों मिलके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। हालांकि लाइट को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब बहुत सारी वेव्स, बाकी जितनी भी वेव्स हैं, उनको मूव करने के लिए मीडियम्स की जरूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही मीडियम के बगैर मूव कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे यानी कि अब साउंड है, उसको मूव करने के लिए एयर एयर चाहिए, ठीक है। लेकिन वैक्यूम के अंदर लाइट बगैर किसी मीडियम के ही मूव कर सकती है, और वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बगैर किसी मीडियम के मूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे आइंस्टाइन ने हमें यह बताया कि लाइट हकीकत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इससे पहले मैक्सवेल ने भी बताया था, लेकिन वो किसी प्रूफ के साथ कोई खास प्रेडिक्शन नहीं थी। तो आइंस्टाइन ने फिर मैक्सवेल के साथ एग्री किया कि मैक्सवेल ने जो बोला था वो ठीक है, यानी कि हमारे पास जो लाइट मौजूद है ज़मीन के ऊपर, वो हकीकत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये रेडिएशन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। अब एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो एक तरफ कंसिडर कर लें एक्स, वाई और जी एक्सिस। वाई एक्सिस के अक्रॉस आप कंसिडर कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड है, जी एक्सिस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये दोनों एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा कि एक्स, वाई, जी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होंगे वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की एक बुनियाद पड़ी। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो ब्रांच है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम ऐसी बॉडीज या ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों, यानी कि बहुत तेज स्पीड के साथ, लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में उनके ऊपर जो थ्योरी अप्लाई हो सकती है उसे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलेंगे।
अब हम रिलेटिविटी के अंदर यूज होने वाले चंद बेसिक टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट, a fixed point with respect to which a body change its position is called reference point। यानी कि आप एक फिक्स पॉइंट को कंसिडर कर लें और कोई भी बॉडी उस पॉइंट से कितना दूर मूव करेगी, उसका जो डिस्टेंस है वो हम उस पॉइंट को दे के, उस रेफरेंस पॉइंट को दे के मेजर करेंगे। एग्जांपल अगर आप लें तो ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, एक बॉडी इससे 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है। तो अब वो रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो वो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम उस रेफरेंस पॉइंट के साथ डिस्टेंस को कंपेयर करके हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। हमने अपनी कैलकुलेशन एक फिक्स पॉइंट के लिहाज से की है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है रेफरेंस पॉइंट की। मजीद अगर मैं आपको बताऊं तो हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसा कि एक्स वाई जी, तो उसमें जहाँ पे ओरिजिन होता है हम सारी की सारी कैलकुलेशंस उस ओरिजिन के लिहाज से कर रहे होते हैं। यानी कि फर्ज कर लें कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है, इधर एक्स इधर वाई और यहाँ पे ओरिजिन है। एक वेक्टर है हमारे पास, अगर वो फर्ज कर लें कि उसके कुछ पॉइंट्स उस तरीके से हैं कि 2i + 3j, तो हम क्या करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे मेजर करेंगे, ओरिजिन के लिहाज से, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि 2i ओरिजिन से 2 पॉइंट दूर एक्स एक्सिस की तरफ, तो 1 2 यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। 3j यानी कि ओरिजिन से 3 पॉइंट दूर वाई एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वेक्टर आपका बन जाएगा। और ये वेक्टर की जो कैलकुलेशन है वो हमने ये रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से ही इसको कैलकुलेट किया है। तो अब मजीद आगे अगर हम डिस्कशन करें रिलेटिव मोशन, कि रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा यूज होती है टर्म रिलेटिविटी के अंदर, उसका मतलब क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल अगर बताऊं, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। कि कंसिडर कर लें कि आप एक कार के अंदर जा रहे हैं और कार की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। ज़मीन के ऊपर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, जो कि खुद रेस्ट के ऊपर है, उसने मेजर किया है कि आपकी गाड़ी की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर विच इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ इज 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या देखा कि आपके साथ एक जीप आ गई है, उस जीप की वेलोसिटी भी अब 50 मीटर पर सेकेंड ही है। आप देखेंगे आपकी गाड़ी और जीप दोनों रेस्ट के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, यानी कि दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जीप इज 0 मीटर पर सेकेंड हम कह सकते हैं। अब आप सोचें, इमेजिन करें कि एक और ट्रक है जिसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है और वो आपको ओवरटेक कर जाता है। ओवरटेक करने के बाद वो ट्रक वाला क्या देखता है कि आपकी कार की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि 50 के साथ आप मूव कर रहे हैं, 60 के साथ ट्रक मूव कर रहा है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 10 होगा। तो वो ट्रक वाला क्या कहेगा कि वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू द ट्रक इज 10 मीटर पर सेकेंड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ट्रक आगे मूव कर रहा है और कार जो है वो भी आगे मूव कर रही है, लेकिन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ट्रक वाला खुद इमेजिन करेगा मैं रेस्ट पे हूँ, कार मुझसे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे जा रही है। जीप वाला देखेगा मैं रेस्ट पे हूँ, कार भी रेस्ट पे है। जमीन के ऊपर जो ऑब्जर्वर देखेगा वो क्या देखेगा कि गाड़ी की वेलोसिटी, गाड़ी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मुझसे दूर जा रही है। तो एक गाड़ी और उसकी डिफरेंट वेलोसिटीज डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से इसी चीज को रिलेटिव मोशन बोला जाता है। तो हम सिंपल इसकी डेफिनेशन यूं कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मूविंग ऑब्जेक्ट
जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट के दरमियान हम वेलोसिटी का कंपेयर करें तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है या रिलेटिव मोशन बोला जाता है। यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ रिलेट करके तो हम एक जो वेलोसिटी निकालते हैं, यानी कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम कितना मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी के साथ, उसको रिलेटिव मोशन बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है कि हमारे पास एक मखसूस फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हम बैठ के दूसरी चीज़ों के बारे में मेजरमेंट कर रहे हैं और हमारे पास ज़रूरी इक्विपमेंट मौजूद हैं। क्लॉक्स हो सकती हैं, उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं। कंसिडर कर लें कि आप एक ट्रक के अंदर मौजूद हैं, ट्रक के एक कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। अब वो ट्रक मूव भी कर रहा हो सकता है या रेस्ट के ऊपर भी हो सकता है। आपकी जो फ्रेम है वो कंटेनर है, आप यानी कि कंटेनर के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे किसी जगह पे के ऊपर एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। तो आप उस प्लेन की वेलोसिटी या उसके लेंथ या उसके मास के बारे में कोई इसी तरह की कैलकुलेशन करना चाहें तो आप यानी कि उस फ्रेम के अंदर बैठ के मेजरमेंट कर रहे हैं। उसी के बाद आप के साथ कोई और गाड़ी है वो मूव कर रही है, या उसके बारे में अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करना चाहें उसी कंटेनर के अंदर बैठ के, तो यानी कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो किस्म की हो सकती हैं। एक होता है हमारे पास इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बताने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बता दूं कि जब कोई चीज़ मूव करती है तो वो मूव ही करती रहेगी, जब कोई चीज़ रेस्ट के ऊपर है तो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी जब तक कि कोई दूसरी फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे, जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। अब कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर किसी किस्म की एक्सेलरेशन मौजूद ना हो। अगर एक्सेलरेशन मौजूद होगी तो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर हम यहाँ पे यूज़ करें इनर्शियल। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स का लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं उसे हम इनर्शियल या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। इनर्शियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो रहा होता है। नॉन एक्सेलरेटेड क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, किसी किस्म की एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, उस वजह से हम उसको नॉन एक्सेलरेटेड बोल रहे हैं। अब आते हैं कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt। अगर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास जीरो आता है। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो वो हमारे पास नॉन एक्सेलरेटेड या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। अब एक और बात भी है कि अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है तो यहाँ पे जीरो, तो जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो ही आएगा। तो ऐसी फ्रेम जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब सेकंड है नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसी फ्रेम जो कि जिसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है, वेलोसिटी अगर लगातार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेरिएबल आएगी जो कि टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, तो मतलब वहां पे एक्सेलरेशन मौजूद है। नॉन इनर्शियल इस वजह से उसको बोलेंगे कि उसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होगा। एक्सेलरेटेड इस वजह से इसको बोलेंगे कि उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद होगी। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि एक नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होती है जिसकी वेलोसिटी लगातार टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हो, या तो वो लगातार इंक्रीज हो रही होगी या लगातार डिक्रीज हो रही होगी, या वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकती हैं, बस टाइम के लिहाज से वो चेंज होनी चाहिए। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बोलेंगे। उसके बाद इवेंट, यानी कि इवेंट की बार बार डिस्कशन होती है, तो इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा वाकया जो कि अचानक हो जाए, इंस्टेंटेनियसली, सडनली, तो उसको हम इवेंट बोलते हैं।
तो वो हमारे पास स्पेस के अंदर एक पॉइंट छोड़ के चला जाता है। यानी कि एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है, तो उसके अंदर फ्लैश जो है वो लाइट जो है लगातार फ्लैश मार रही है, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही लाइट एक फ्लैश लगाएगी तो वो वहाँ पे एक इवेंट हुआ है, यानी कि एक वाकया हुआ है, और वो क्या होगा कि वो स्पेस के लिहाज से किसी जगह के ऊपर मौजूद है और किसी एक खास टाइम के ऊपर मौजूद है। तो अब स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को हम इवेंट बोलेंगे। जैसा कि अब यहाँ पे हमारे पास एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई की अगर बात कर लें, एक्स और वाई, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मौजूद है तो उसको हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट एक साइड पे हो और एक साइड पे टाइम कोऑर्डिनेट हो, तो जिस स्पेस के ऊपर वो अकर हुआ है वहाँ पे और जिस टाइम के ऊपर अकर हुआ है वहाँ पे, तो उन दोनों के मिला के एक स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के अंदर एक पॉइंट आ जाएगा। वो पॉइंट उस वाकये को शो करेगा, जिसे हम इवेंट बोलते हैं। उसके बाद बार बार टर्म यूज होती है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसके पास टोटल इक्विपमेंट्स मौजूद हों, जो कि किसी भी जगह के ऊपर होने वाले इवेंट को मेजर कर सके, लोकेट कर सके, यानी कि किस जगह के ऊपर वो इवेंट अकर हुआ है, किस टाइम के ऊपर वो अकर हुआ है, और उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सके और उसको रिकॉर्ड करके रख सके। उस पर्सन को हम ऑब्जर्वर बोलेंगे, जिसने उस वाक़ये से रिलेटेड तमाम मालूमात को इकट्ठा करके रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये था रिलेटिविटी के रिलेटेड चंद एक बेसिक टर्म्स, और साथ में हमने रिलेटिविटी की कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन की।